हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। तो झारखंड पीजीटी और लैब असिस्टेंट के लेक्चर नंबर 6 में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज, जिसको हमने पिछली क्लास में कवर किया था मैकेनिक्स 5 में, उनके ऊपर बेस्ड कुछ अच्छे अच्छे और इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो टोटल 20 क्वेश्चंस हैं जिनको आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास का टॉपिक था हमारा रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज, और इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि झारखंड पीजीटी के क्वेश्चंस का जो लेवल है प्रीवियस ईयर का, उसमें एक तो इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, दूसरा ये है कि प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम बनती है इससे कोई सवाल पूछने की। लेकिन लैब असिस्टेंट के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सारे के सारे जो क्वेश्चंस यहाँ पर हैं उनको लैब असिस्टेंट जिनको भी अपीयर होना है उसमें वो सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नोन एज, मतलब रेखीय संवेग, लीनियर मोमेंटम रेखीय संवेग का मोमेंट यानी कि आघूर्ण, रेखीय संवेग के आघूर्ण को क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम को हम क्या कहते हैं? पिछली क्लास में आपको बताया था याद करने के लिए कि कभी भी जब बात होती है मोमेंट निकालने की, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जब हम मोमेंट निकालते हैं तो उसमें होता क्या है कि लेंथ से मल्टीप्लाई आपको मिलेगा। तो जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स की जब हम बात करते हैं तो हम लिखते हैं फोर्स इंटू आर इंटू में एफ, और जब हम मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम पी निकालते हैं तो हम वहां पर लिखते हैं आर क्रॉस पी, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम का मतलब आर क्रॉस पी, और आर क्रॉस पी को हम जी बोलते हैं, आर क्रॉस पी को हम जी बोलते हैं। तो यानी एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है? मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। रेखीय संवेग के आघूर्ण को हम कोणीय संवेग बोलते हैं, इसको जे या फिर एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये जो आपका है इसको हम मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं, इसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? चलिए, तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द नेचर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नेचर बताना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह का की क्वांटिटी है। यहां पर दिया हुआ स्केलर, वेक्टर, नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर, और सम टाइम्स स्केलर सम टाइम्स वेक्टर, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण, इसमें से कौन से ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही होगा? ठीक है, हाँ सबको दिखेगा। वही आपने जो कमेंट चूज किया था ना उसको आप रिवर्स कर दीजिए तो दिखेगा, स्क्रीन नीचे आ जाएगी। यहां पर देखिए, सबसे पहले तो आप एक बात ध्यान रखें कि ये जो स्केलर होता है और वेक्टर होता है, इसकी खास बात क्या होती है कि स्केलर में होता है मैग्नीट्यूड प्लस 0 डायरेक्शन, वेक्टर में होता है मैग्नीट्यूड प्लस 1 डायरेक्शन, और एक क्वांटिटी होती है जिसको हम टेंसर बोलते हैं। इस टेंसर में होता है मैग्नीट्यूड प्लस 1 से ज्यादा डायरेक्शन, मतलब 1 से ज्यादा, मतलब अलग अलग, ये ऐसी चीज होती है जिसके 1 से ज्यादा डायरेक्शन होते हैं, है ना। 1 से ज्यादा डायरेक्शन का मतलब कि इसके डायरेक्शन 2 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं। तो जब किसी हम टेंसर की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड के बाद अगर उसके पास सपोज एक डायरेक्शन है, या 0 डायरेक्शन है, या 2 डायरेक्शन है, या 3 डायरेक्शन है, जरा ध्यान समझिए कि टेंसर का मतलब कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड कुछ होगा प्लस उसके डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो 0 अगर डायरेक्शन हुआ तो हम इसको रैंक 0 का टेंसर बोलते हैं। अगर एक डायरेक्शन हुआ तो इसको हम रैंक 1 का टेंसर बोलते हैं, 2 डायरेक्शन हुआ तो इसे हम रैंक 2 का टेंसर बोलते हैं, और 3 डायरेक्शन हुआ तो इसे हम रैंक 3 का टेंसर बोलते हैं। तो एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखें स्केलर क्वांटिटी जिसमें हम बोलते हैं कि मैग्नीट्यूड है और 0 डायरेक्शन है, तो इस हिसाब से हम इसको बोल सकते हैं 0 रैंक का टेंसर होता है स्केलर। 0 रैंक के टेंसर को हम क्या बोलते हैं? स्केलर बोलते हैं, और 1 रैंक के टेंसर को हम लोग वेक्टर बोलते हैं। तो ये बात ध्यान रखिए कि जो ये टेंसर वर्ड होता है वो जनरल टर्म होता है फॉर स्केलर, वेक्टर, या जो भी बाकी क्वांटिटीज हुई वो, यानी हर एक तरह की क्वांटिटी को हम इन जनरल क्या बोलेंगे? टेंसर बोलेंगे। लेकिन अगर फिक्स हो जाए कि उसका सिर्फ एक भी डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो उसका नाम स्केलर है, और अगर एक डायरेक्शन है तो उसका नाम वेक्टर है, और अगर एक से ज्यादा आ गया फिर तो आपको टेंसर बोलना ही पड़ेगा, रैंक 2 का है कि 3 का है कि 4 का है कि 5 का है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम ये नाम भी यूज कर सकते हैं और ये नाम भी यूज कर सकते हैं, बट जनरली हम लोग प्रेफरेंस इनको देते हैं। जब बात यहां से आगे बढ़ती है तब हम टेंसर को प्रेफरेंस देते हैं। तो यहां पर अगर ऑप्शन में हमें ये ना दिया होता कि नाइदर वेक्टर नॉर स्केलर, नाइदर वेक्टर नॉर स्केलर का मतलब ना तो स्केलर है और ना ही वेक्टर, इसका मतलब ये टेंसर को इंडिकेट कर रहा है। अगर ऐसा ऑप्शन ना होता तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, इसको हम लोग कौन सी कैटेगरी में ले जाते? इसको हम लोग जनरली इसको हम वेक्टर के, मतलब इसको तो हमें टेंसर बोलना ही पड़ेगा, सॉरी इसको तो टेंसर बोलना ही पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए अगर हम बात करें किसी ऐसी क्वांटिटी की, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे आपने सुना होगा नाम प्रेशर का, ठीक है। प्रेशर की अगर बात करें, इसी तरह से आपने नाम सुना होगा स्ट्रेस का, फिर आपने नाम सुना होगा स्ट्रेन का, फिर आपने नाम सुना होगा किसकी? ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, और एक यहाँ पर क्या हो गया आपका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जनरली हम लोग इन सारे टर्म के लिए इसको हम लोग टेंसर बोलते हैं,
बाकी अगर कोई क्वांटिटी में जीरो डायरेक्शन है तो उसको हम लोग स्केलर वर्ड ही यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा हो गया क्या, जैसे कि लेंथ की अगर बात करें यानी डिस्टेंस की बात करें तो वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसको हम लोग चाहे तो जीरो ऑर्डर का टेंसर भी बोल सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में टेंसर अगर दिया होगा तब हम इसको ऑप्ट करेंगे, अदरवाइज हमें पता है कि लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह से वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन अगर ऑप्शन में आपको ये दे दिया जाए कि ये टेंसर है रैंक 1 का, तो इसका मतलब टेंसर है रैंक 1 का, बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे ऑप्शन ही आपको नहीं मिलेंगे जहां पर इस तरह का कंट्राडिक्शन आए। तो आपको ध्यान रखना है कि टेंसर एक जनरल वर्ड होता है फॉर स्केलर, वेक्टर या किसी भी दूसरे रैंक के टेंसर के लिए, है ना। इसको हम 0 रैंक का टेंसर, इसको हम 1 रैंक का टेंसर, और बाकी लोग को सिर्फ टेंसर ही बोला जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी के ऑप्शन भी आप याद रखें कि स्ट्रेस हुआ, स्ट्रेन हुआ, सिग्मा हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ, इन सबको हम लोग टेंसर ही बोलते हैं, ये सब टेंसर क्वांटिटी। अगला सवाल है एंगुलर मोमेंटम इज, ऑप्शन देखिए पोलर वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, स्केलर और नन ऑफ दीज। क्या दिया हुआ है कि एंगुलर मोमेंटम किस तरह का वेक्टर है, कि पोलर वेक्टर है, कि एक्सियल वेक्टर है, या फिर स्केलर है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो एंगुलर मोमेंटम J इज इक्वल टू होता है R क्रॉस P। लीनियर मोमेंटम के मोमेंट को एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, और आपको पता है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने पर एक वेक्टर ही निकल के आता है। दो वेक्टर का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करें, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B करें, तो ये एक वेक्टर निकल के आता है, और अगर हम दो वेक्टर का डॉट करें तो ये एक स्केलर निकल के आता है। इसीलिए हम इसको स्केलर प्रोडक्ट और इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, है ना। डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहां पर हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है, ये बात तो कंफर्म हो गया कि ये एक तरह का वेक्टर है, लेकिन वेक्टर में भी दो ऑप्शन है, एक है पोलर वेक्टर और एक है एक्सियल वेक्टर। ठीक है, पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर। तो आपको समझना पड़ेगा कि पोलर वेक्टर क्या होता है और एक्सियल वेक्टर क्या होता है। देखिए पोलर वेक्टर का मतलब होता है, पोलर वेक्टर का मतलब आप कह सकते हैं ट्रांसलेशनल वेक्टर, ट्रांसलेशनल वेक्टर। ठीक है, और ये जो पोलर वेक्टर होते हैं इनका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इनका एक कोई इनिशियल पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और ये पार्टिकल जिस तरीके से जिस पाथ पर मूव करता है ये उसी पाथ के अलोंग इनका डायरेक्शन होता है। तो कोई पार्टिकल जब ट्रांसलेशनल मोशन करता है तो उस पार्टिकल का अगर आप लिखें वेलोसिटी, आप उसका सॉरी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये जो क्वांटिटीज आपको दिख रही हैं, ये जो वेक्टर्स दिख रहे हैं, इनको हम लोग बोलते हैं पोलर वेक्टर, क्योंकि इनका सबका एक स्टार्टिंग या इनिशियल पॉइंट होता है या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका पोलर वेक्टर। और एक्सियल वेक्टर की खास बात, और ये ट्रांसलेशनल मोशन में आता है। एक्सियल वेक्टर जो होता है नाम से क्लियर है कि ये एक्सिस के अलोंग होता है, इसका एक और नाम है, इसको हम स्यूडो वेक्टर भी बोलते हैं, स्यूडो वेक्टर बोलते हैं। और ये एक एक्सिस के अलोंग होता है, इसका मतलब ये रोटेशनल मोशन के केस में, रोटेशनल इफेक्ट वाली जहां बात आती है वहां पर ये वाले वेक्टर यूज होते हैं। तो ये रोटेशनल मोशन में एक्सियल वेक्टर, ट्रांसलेशनल मोशन में पोलर वेक्टर। एग्जांपल, ये ट्रांसलेशन जितने भी वेरिएबल हैं ट्रांसलेशन वाले, वो सारे के सारे इस कैटेगरी में आ गए। और रोटेशन वाले जितने भी वेक्टर हैं, है ना, वो एक एक्सिस के अलोंग वेक्टर होता है, इसको हम एक्सियल वेक्टर बोलते हैं, रोटेशनल मोशन में आता है। जैसे आप बोल सकते हैं इसमें किसको, इसमें आप ले सकते हैं ओमेगा को, और इसके अलावा आपका हो गया ये ओमेगा के अलावा आपका अल्फा हो गया, इसके अलावा आपका टॉर्क हो गया, इसके अलावा एक और आपका ये जे हो गया। ये सब के सब जो रोटेशनल मोशन में वेरिएबल आ रहे हैं ये सब आपके एक्सियल वेक्टर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है ना, तो ये एक्सियल वेक्टर हैं और ये आपके पोलर वेक्टर है। डिफिनेशन याद रहे, ये हमेशा एक एक्सिस के अलोंग होता है और ये इसका एक कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और आपको पता चलेगा कि यहां से इस डायरेक्शन में। लेकिन एक्सियल वेक्टर क्या होता है कि एक्सिस के अलोंग होता है, कहीं से भी उसका स्टार्टिंग पॉइंट जैसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, और ये टर्म अगर आपको याद रहे तो आप कभी भी ऑप्शन चूज कर लेंगे। तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम रोटेशनल मोशन में आता है, और रोटेशनल मोशन में जो वेक्टर्स होते हैं वो उन्हें हम एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 4, अ सॉलिड स्फीरिकल बॉल इज रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग। मतलब ये कि बिना फिसले हुए, रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग, बिना फिसले हुए रोल होते हुए आगे बढ़ती है। अब रोल होते हुए अगर आगे बढ़ती है तो आपको पता है कि रोलिंग मोशन का मतलब ये कि लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं रोलिंग मोशन। तो अगर ये बिना स्लाइड हुए, बिना स्लिप हुए आगे बढ़ रही है, इसका मतलब क्या, अगर स्लिप होते हुए खाली आगे बढ़ती तो इसका मतलब सिर्फ लीनियर मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन होता, लेकिन बिना स्लिप हुए आगे बढ़ रही इसका मतलब रोटेट होते हुए आगे बढ़ रही है। तो यहाँ लीनियर और रोटेशन दोनों आएगा, इसी को हम लोग रोलिंग मोशन बोलेंगे। तो यहाँ दिया भी है रोलिंग मोशन, यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है ना। ऑन अ टेबल, इंक्लाइंड प्लेन पर नहीं, एक टेबल पर ये रोल होते हुए एक सॉलिड स्फीरिकल बॉल चल रही है। हाउ मच पार्ट ऑफ द टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी रिलेटेड टू रोटेशन। जो भी इस रोलिंग मोशन वाले स्फीरिकल बॉडी की जो भी टोटल एनर्जी होगी, उस टोटल एनर्जी का कितना हिस्सा रोटेशनल
मोशन की वजह से आएगा, ये आपको बताना है। यानी कुल मिलाकर के आपको बताना है के रोटेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन जो है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन का कितना हिस्सा है ना। तो के रोटेशनल एनर्जी अपान के रोलिंग मोशन की एनर्जी, और आपको पता है रोटेशनल मोशन में जो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और अपान में रोलिंग मोशन में आपको पता है रोटेशन, इसमें क्या होगा के रोटेशन और प्लस में के ट्रांसलेशन दोनों आएगा, है ना, या लीनियर मोशन। ये हो जाएगा 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर अपान, यहां पर लिखेंगे 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब आपको यही सॉल्व करना है और आपको बताना है कि ये फ्रैक्शन कितना निकल के आएगा। तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, सब कुछ बिल्कुल ठीक दिख रहा है, बस यहाँ v की जगह पर अगर किसी तरह से ओमेगा आ जाए, और आपको पता है लीनियर वेरिएबल और एंगुलर वेरिएबल के बीच का रिलेशन क्या था, s इक्वल टू आर इंटू थीटा था। फिर अगला था यहाँ पर v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा था एक बार टाइम से डिवाइड करने के बाद, और अगला है यहाँ पर a इक्वल टू आर इंटू अल्फा। ये है लीनियर वेरिएबल और रोटेशनल वेरिएबल के बीच का रिलेशन। तो यहाँ पर हम v के लिए फार्मूला यूज करेंगे, और मान लेते हैं कि सॉलिड स्फीयर का जो रेडियस है वो r है, तो हम यहाँ पर ये लिख लेंगे 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, और अपान, बस इसको सिंप्लीफाई करना है, आप किसी भी दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो v की जगह पर जब हम r लिखेंगे, r ओमेगा, v की जगह पर r ओमेगा लिखेंगे, तो यहाँ पर v का स्क्वायर है तो ये बन जाएगा 1/2 m, और r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर आएगा r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और बात हो रही है सॉलिड स्फीरिकल बॉल की। आपको पता है सॉलिड स्फीयर के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन होता है, एक सॉलिड के लिए और एक हॉलो स्फीयर के लिए, तो आप बस हमें ये बताइए कि सॉलिड स्फीयर में यहाँ 2/3 लिखना है कि 2/5। सॉलिड स्फीयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए यहां पर हमें 2/3 लिखना है कि 2/5, आप लोग बताएंगे। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कल की क्लास में बहुत ही क्लियरली आपको बताया था कि अगर एक प्लेट की तरह हम पहिया बनाएं और एक जैसे पहिया होता है वैसा पहिया बनाएं, तो दोनों में क्या फर्क होता है और किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है। आपने देखा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में वही इफेक्ट शो करता है जो कि इनर्शिया लीनियर मोशन में शो करता है, और इनर्शिया का काम यही होता है कि जो एक बार चलने लगेगा वो चलता रहेगा, और जो अगर है ना मतलब रुका हुआ है तो जल्दी से चलेगा नहीं, और अगर चलने लगा तो जल्दी से रुकेगा नहीं। रोटेशनल मोशन में यही होगा कि जो एक बार रोटेशन में आ गया वो रोटेशन में ही रहेगा, अगर बहुत देर तक जल्दी से रुक नहीं रहा है, इसका मतलब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होने के लिए मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सिस से जितना ज्यादा दूर रहेगा उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, I इक्वल टू एम आर स्क्वायर के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए, तो हाँ आप लोगों ने बता दिया है कि 2/5, और ये बिल्कुल ठीक भी है। कभी भी कंफ्यूजन हो तो बस इतना दिमाग में लाइए कि एक होता है सॉलिड स्फीयर और एक होता है हॉलो स्फीयर या स्फीरिकल सेल बोल देते हैं। अब सॉलिड स्फीयर का पूरा मास जो है वो उसके एक्सिस से तुरंत डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन हॉलो स्फीयर में पूरा का पूरा सेम मास उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी एक्सिस से या सेंटर से दूर है, और मास जितना ज्यादा दूर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा आर की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, और आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा होगा, और जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है वो बात ध्यान रखिए वो ज्यादा देर तक लुढ़कता रहता है। तो इसके केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा और इसके केस में ज्यादा, और कम होने के लिए 2/5 लेना पड़ेगा और ज्यादा होने के लिए 2/3। ऊपर का नंबर सेम है तो नीचे जितना ज्यादा होगा डिवाइड करने पर ये वैल्यू उतनी छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे 2/5 एम आर स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू को पुट कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा ये सॉल्व करने पर, ये चीज को हम सॉल्व कर रहे थे, तो ये हो जाएगा 1/2 और आई की जगह पर लिखेंगे 2/5 एम आर स्क्वायर, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर, और ये देखिए 1/2 और आई की जगह पर लिखेंगे 2/5 और यहाँ पर हो जाएगा एम आर स्क्वायर, और उसके साथ में क्या था ये आई के बाद ओमेगा स्क्वायर, बिल्कुल सेम चीज, प्लस यहाँ देखिए 1/2 एम, वही एम आर स्क्वायर, और उसके बाद क्या है ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हर जगह आपको मिल रहा है, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, इस वाले 2 से ये 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ 1/5 बचेगा कुल मिला के, 1/5 डिवाइडेड बाई 1/5 प्लस 1/2। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, नीचे से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 7/10, और 5 से इसको कैंसिल करेंगे 2 आएगा, रिवर्स होकर मल्टीप्लाई होगा तो 2/7 होगा। यानी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी थी वो टोटल या रोलिंग काइनेटिक एनर्जी का कितना हिस्सा थी, तो 2/7 ये फ्रैक्शन आ रहा है। आप इसको परसेंटेज में चाहे तो कन्वर्ट कर लेंगे 100 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है ना, कितना हिस्सा, ये कितना फ्रैक्शन था, अगर परसेंटेज में पूछते तो 100 से मल्टीप्लाई करते, फ्रैक्शन में पूछ रहे थे तो सिर्फ 2/7 आएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ये हो गया 2/7। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following object of equal mass and radius have the highest moment of inertia about its geometrical axis। geometrical axis का मतलब मेन एक्सिस है ना, geometrical axis का मतलब मेन सबसे एक्सिस। जैसे आपने जितने भी कल शेप के बारे में मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद किया है, वो जो सबसे प्रिंसिपल एक्सिस था, मेन एक्सिस था, जियोमेट्रिकल एक्सिस था, उसी के अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद किया हुआ है।
ठीक है। तो यहां पर ये बोल रहे हैं कि इन चारों में से अगर सबका मास बिल्कुल सेम हो और सबका रेडियस भी सेम हो, अगर सबका मास और रेडियस बिल्कुल सेम लिया जाए एम और आर की वैल्यू, तो सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होगा, सबसे ज्यादा जड़त्व आघूर्ण किसका होगा, रिंग का, डिस्क का, स्फीरिकल सेल का और सॉलिड स्फीयर का। आपको पता है सभी के फार्मूले हम आपको याद दिला देते हैं। रिंग के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको पता हो कि इसके जियोमेट्रिकल एक्सिस मतलब ये रिंग है, इसके सेंटर से और इसके प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर ये वाला एक्सिस लें, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। मास इसका मान लीजिए m और रेडियस मान लीजिए r। रिंग के बाद दूसरा क्या है, डिस्क है। तो डिस्क के केस में डिस्क क्या होता है, प्लेट के जैसा, मतलब बिल्कुल ऐसा ही होगा, फर्क सिर्फ इतना आएगा कि ये बीच में खोखला नहीं है, खाली नहीं है, ये पूरा मटेरियल भरा हुआ है। तो ऐसे में अगर ये वाला एक्सिस आप लेते हैं, फिर से इस वाले एक्सिस के अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो आता है 1/2 mr स्क्वायर, है ना। नेक्स्ट है आपका स्फीरिकल सेल यानी कि हॉलो स्फीयर। तो हॉलो स्फीयर का अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो हॉलो स्फीयर के केस में अगर मान लीजिए कोई हॉलो स्फीयर हो, तो इसका जो सेंटर है उस सेंटर से पास होने वाला ये जो एक्सिस होगा, इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू होता है हॉलो स्फीयर का 2/3 mr स्क्वायर। और अगर हम बात किसी सॉलिड स्फीयर की करें, तो सॉलिड स्फीयर के केस में सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर मान लीजिए सॉलिड है ये, तो ऐसे केस में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू होता है 2/5 और यहाँ पर आएगा mr स्क्वायर। ठीक है, अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा है। यहाँ पर है ये mr स्क्वायर 1/2 mr स्क्वायर, ये 2/3 है और ये 2/5 है। सबसे ज्यादा ये है और इससे थोड़ा कम ये 0.5 ये है। इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये 0.6 आएगा और इसको आप डिवाइड करेंगे तो 0.4 आएगा। तो इसका मतलब कि ये 0.5 यहाँ पर आ रहा है, 0.6 यहाँ पर आ रहा है और 0.4 यहाँ पर आ रहा है। तो आप इस तरीके से इसको ऑर्डर में लगा सकते हैं। और सबसे ज्यादा की बात अगर हम करें तो सबसे ज्यादा जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी I इक्वल टू mr स्क्वायर, मतलब रिंग के केस में। तो रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो सबसे ज्यादा होता है। भाई ये सेल का नहीं, कैसे सेल के कैसे ज्यादा होगा, स्फीरिकल सेल का ज्यादा नहीं होगा। आप इसको डिवाइड कर लीजिए ना, तो ये 0.6 है ना, फिर कितना बचा, 2 बचा, फिर से 0.6 यानी 0.67 और ये mr स्क्वायर हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.4 mr स्क्वायर हो जाएगा और इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.5 और mr स्क्वायर। तो अगर हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें तो ये सबसे नंबर 1 पर आएगा, सबसे ज्यादा वैल्यू ये है, और इसके बाद ये दूसरे नंबर पर आपका ये आ जाएगा और तीसरे नंबर पर आपका ये आ जाएगा और लास्ट नंबर पर ये आ जाएगा। ठीक है, तो हाईएस्ट और लोवेस्ट दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको यहाँ पर दिख रहा है। एक और चीज यहाँ पर साथ में आपको याद दिलाते हैं रिवीजन के लिए कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का होता है वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया और कौन सी बॉडी का होता है ये आप लोग बताएंगे। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का होता है वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया दूसरी कौन सी बॉडी का होता है ये आप लोग बताइए जल्दी से। चलिए, तो आपने बताया कि किसका ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये जो रिंग है, अगर इसी रिंग के बाद एक और रिंग, एक और रिंग, एक और रिंग उसके ऊपर रखते जाए तो ये एक हॉलो सिलेंडर बनेगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होता है जो कि रिंग का होता है। और ये जो डिस्क है, अगर डिस्क के बाद डिस्क 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 रखा जाए तो पूरा ये सॉलिड सिलेंडर एक बन जाएगा, यानी सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होता है जो आपका डिस्क का होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। रिंग का जो दूसरा नाम है उसको हम लोग हुप बोलते हैं। ठीक है, हुप बोलते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये करना है, कुल मिला के ये पढ़ लीजिएगा, कुल मिला के आपको ये करना है कि 4 स्फीयर दिए हुए हैं, हर एक स्फीयर का रेडियस और मास सेम है बिल्कुल। ठीक है, और जो जिस तरीके से ये दिख रहा है आपको, स्फीयर सर्किल नहीं है, स्फीयर है, तो ये जो चारों स्फीयर आपको दिख रहे हैं, इन चारों स्फीयर का इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। इन चारों स्फीयर का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। सबका मास है m और सबका रेडियस है r। ठीक है, चलिए, तो यहां पर ये जो सिचुएशन दिख रही है आपको, ये एक्सिस जो है वो 1 नंबर और 3 नंबर वाले स्फीयर के सेंटर से पास हो रहा है। ठीक है, और 2 नंबर और 4 नंबर वाले स्फीयर के सरफेस से पास हो रहा है। तो अगर इसमें 1 नंबर और 3 नंबर वाले स्फीयर का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, जैसे I1 बोल दें, तो आप देखिए I1 का जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इस एक्सिस के अबाउट, बिल्कुल सेम I3 का भी तो आएगा। I3 भी इस एक्सिस के लिए बिल्कुल वही सेम सिचुएशन में है जो सिचुएशन में ये है। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस 1 का आएगा इस एक्सिस के अबाउट, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका भी आएगा। इसलिए हम यहां पर डायरेक्ट लिख रहे हैं I1 और I3 दोनों के लिए एक्सप्रेशन। और वो क्या होगा आप बताइए, ये स्फीयर है, स्फीयर इन द सेंस सॉलिड स्फीयर है ना। पहली बात तो ये भी ध्यान रखिए, यहां पर सिर्फ स्फीयर लिखा हुआ है ना, तो इस चैप्टर में जब भी कभी स्फीयर बोला जाए इसका मतलब वो सॉलिड स्फीयर है, अंडरस्टूड है। ठीक है, स्फीयर का मतलब सॉलिड, स्फीयर का मतलब सॉलिड है, ये बात आपको दिमाग में रख के चलना पड़ेगा इस तरह के सवालों की लैंग्वेज में। ठीक है, अगर वो स्फीरिकल सेल होगा यानी हॉलो स्फीयर होगा तो सवाल में आपको प्रॉपर लिखा हुआ मिलेगा।
ठीक है, तो अगर ये स्फीयर है तो इसका मतलब ये सॉलिड स्फीयर है, तो हमें इस सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और इसके सेंटर से ही एक्सिस पास हो रहा है, तो ये तो जियोमेट्रिकल इसका एक्सिस हो गया नॉर्मल कंडीशन में जो हम याद रखते हैं। और किसी भी सॉलिड स्फीयर का उसके सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr², तो 2/5 मास m और रेडियस r का स्क्वायर। सेम चीज इसका भी हो गया और सेम चीज इसका भी हो गया, इसको हम एक इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आपका स्फीयर नंबर 2 और 4 जो है वो बिल्कुल सेम सिचुएशन में इस एक्सिस से इस वाले स्फीयर का भी सेंटर ये रेडियस के बराबर डिस्टेंस पर है और इसका भी जो है वो रेडियस के बराबर डिस्टेंस पर है। और आपको पता है इसके सेंटर के अबाउट अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालते हैं, इसके अबाउट स्फीयर का उसके सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो ये तो 2/5 mr² आएगा ही आएगा, लेकिन आपको इस स्फीयर का इस एक्सिस के अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, इस स्फीयर का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। और आपको इस स्फीयर का इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी पता है 2/5 mr²। तो जरा बताइए क्या यहां पर हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस नहीं लगा सकते कि ये दोनों एक्सिस बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये वाला जो एक्सिस है वो इस स्फीयर के सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। तो आपने यही पढ़ा हुआ है कि जब किसी, ये सीधे फार्मूले की बात करें, आपने यही पढ़ा हुआ किसी भी पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस बॉडी का टोटल मास और इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। ये फार्मूला पढ़ा था थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में, है ना, कल यहीं पर लिखा हुआ था थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कि अगर दो पैरेलल एक्सिस हों, अगर ये दो पैरेलल एक्सिस हों और ये अगर सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस है, इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पर होता है, अगर ये सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस है तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको पता है तो इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू ICM और प्लस इसका पूरा मास और इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस यानी कि रेडियस। तो अगर हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाएं तो इस एक्सिस से हम इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकाल लेंगे और इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल आइडेंटिकल होगा, सेम होगा। तो हम यहां से I2 और I4 लिख सकते हैं कितना, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से एक तो उसके खुद के एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा 2/5 mr² और प्लस में टोटल उसका मास और दोनों एक्सिस के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। यही सेम चीज इसके लिए भी होगा और यही इसके लिए भी होगा। तो ये होगा आपका 2/5 mr² प्लस में mr², इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। आपको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए था, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, है ना। ठीक है, I1 और I3 का सेम है, I1 और I3 का सेम है और I2 और I4 का सेम है, तो जो भी I1 या I2 I3 का है उसी का 2 गुना कर देंगे तो इन दोनों का हो जाएगा यहाँ पर कितना 4/3 mr²। ये हुआ I1 और I3 का मिला के प्लस इन दोनों का मिलाकर कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का पूरा मिलाएंगे तो पहले तो आप इसको चाहे तो और सिंप्लीफाई कर लीजिए ना, यहीं पर कितना हो जाएगा ये mr², 5 और 2 7/5 mr² ये आया था, इसी का आप 2 गुना कर देंगे, इन दोनों का मिल जाएगा कितना 14/5 mr² और इसको ऐड कर लीजिए। सर ये 3 कहां से आ गया, 5 रहेगा, 5 रहता है ना 5, तो ये हो जाएगा आपका कितना 18/5 mr², ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18/5 mr², ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या है कि 4 स्फीयर दिए हुए हैं और आपको इन चारों स्फीयर बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, ये सवाल में दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए सबका रेडियस a है और सबका मास m है। और ये जो चारों स्फीयर आपको दिख रहे हैं, इन चारों स्फीयर का इनमें से किसी भी एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और इसके इसमें दिया हुआ ना आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर, एक्चुअली ये रेक्टेंगल नहीं है, स्क्वायर है ना, रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, ये स्क्वायर है, चारों साइड सेम है। और यहाँ पर दिया हुआ बी मतलब क्या, साइड अगर बी है तो इसका मतलब ये इनके बीच का डिस्टेंस बी, यहाँ पर बी, यहाँ पर बी, यहाँ पर बी। आपसे करेंगे फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम मतलब सभी चारों स्फीयर का कॉम्बिनेशन अबाउट वन ऑफ द स्क्वायर नहीं, वन ऑफ द एक्सिस। ठीक है, किसी भी एक एक्सिस के अबाउट आपको इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, चाहे आप ये वाला एक्सिस चूज कर लीजिए, चाहे ये वाला एक्सिस चूज कर लीजिए, चाहे ये वाला कर लीजिए, चाहे ये वाला कर लीजिए, क्योंकि सब में बिल्कुल सिमेट्रिक केस देखने को मिलेगा, आइडेंटिकल केस मिलेगा, आप कहीं से भी निकालिएगा आंसर तो सेम ही आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, आप लोग भी ट्राई करके तब तक कमेंट करते रहिए अगर कॉपी पेन के साथ बैठे हैं तो एक काम करते हैं हम, चलिए यही वाला एक्सिस ले लेते हैं, आप कोई भी लीजिए, आंसर तो सेम ही आएगा। इसको हम कुछ, अच्छा ये नाम पहले से रखा हुआ है ना, इसको पहले मिटाते हैं, नाम पहले से रखा हुआ है, क्या है ये ए बी है और ये सी डी है, तो हम क्या कर रहे हैं सी डी एक्सिस के अबाउट इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जा रहे हैं। कैसे निकलेगा, सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर हम सी डी एक्सिस के अबाउट इस सी वाले और डी वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो ये जो एक्सिस है वो इस सी के सेंटर से पास हो रहा है, डी के भी सेंटर से पास हो रहा है और ये दोनों सॉलिड स्फीयर हैं, तो सॉलिड स्फीयर का उसके सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है ना। सी और डी जो हैं
आप देखिए सी के सेंटर से पास हो रहा है, डी के भी सेंटर से पास हो रहा है, और किसी भी स्फीयर के सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट अगर सॉलिड स्फीयर है तो 2/5 mr² ही तो होता है। तो वो चीज हम यहां भी लगा सकते हैं। तो यानी आई सी और आई डी तो बिल्कुल सेम आएगा पहली बात। और एक्सिस कौन सा चूज किया ये भी ध्यान रखना है, इस वाले एक्सिस की बात कर रहे हैं, है ना, कौन सा एक्सिस है, सी और डी एक्सिस के अबाउट सारी बातें चल रही है। तो अगर हम यहां पर निकालें आई सी और आई डी दोनों बिल्कुल सेम आएगा, और वो आएगा 2/5, क्योंकि स्फीयर का मतलब है सॉलिड स्फीयर, वैसे तो यहां लिखा हुआ है 2/5 mr², और m का मतलब मास यहाँ पर स्मॉल m है, और r मतलब रेडियस जो कि स्मॉल a है, तो 2/5 ma², ये IC और ID हो जाएगा। अभी हमें IA और IB निकालना पड़ेगा। और आप देखिए इस एक्सिस के अबाउट अगर आप इसका निकालें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या इस एक्सिस के अबाउट इसका निकालें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बिल्कुल सेम सिचुएशन है, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपस में सेम आएगा। तो इसलिए हम यहां लिख रहे हैं IA का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और IB का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, और सेम में कितना होगा ये समझना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, इस पूरे स्फीयर का अगर आपको किसी एक को ले लीजिए, इस पूरे स्फीयर का अगर आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो सबसे पहले आपको इस स्फीयर का इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए। और ये जो एक्सिस है वो इस स्फीयर के सेंटर से पास हो रहा है, इसका मतलब यहां से आपको मिलेगा ICM, और ये एक्सिस काम करेगा AB एक्सिस का, जो हम लिखते थे फार्मूले में IAB इज इक्वल टू ICM प्लस MR²। तो जो IAB है वो ये है आपका IAB, है ना, और ये आपका जो एक्सिस है वो यहां पर इसके सेंटर से पास हो रहा है, तो ICM हो जाएगा। और सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है 2/5 ma²। आपको ICM पता है, तो IAB निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ICM में इस पूरी बॉडी के मास को इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज साइड ऑफ द स्क्वायर, उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जो फार्मूला आपका होता है IAB इक्वल टू ICM, तो हम यहां लिख भी दे रहे हैं ICM और प्लस मास ऑफ द बॉडी, जिस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं वो स्मॉल m, और इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज b, यहां पर b का स्क्वायर हो जाएगा। कितना आ जाएगा ये तो आपको पता है, ये 2/5 ma² होगा, और प्लस में कितना, ये mb² होगा। इसका और इसका ये सेम आएगा, इसका इसका ये सेम आएगा। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ICD, ये CD एक्सिस CD, तो टोटल ICD अगर आप निकालेंगे इस पूरे सिस्टम का, तो आप यही लिखेंगे कि IC C वाली बॉडी का, D वाली बॉडी का, A वाली बॉडी का और B वाली बॉडी का, A और B का सेम है, C और D का सेम है, तो यानी जो भी इसका आया है उसका 2 गुना कर देंगे। इसका 2 गुना करने का मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4/5 ma², प्लस ये और ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो इसका भी 2 गुना करना पड़ेगा। 2 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4/5 ma², और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2mb², ठीक है। और ये 4/5, ठीक है ना, 4/5 ma² जो है ये 2 बार यहाँ दिख रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 8/5 ma² और प्लस में 2mb²। चलिए ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन मैच कराना है और सबके बाहर 2/5 m है, तो हम यहाँ से 2/5 m को कॉमन ले लेते हैं, एक्चुअली स्मॉल m है हर जगह, तो हम ऐसा करते हैं 2/5 और ये m को कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से देखिए 2 निकाल लिया तो 4 बचा, 4a² प्लस यहाँ से देखिए m निकाल लिया, ठीक है, 2 भी निकाल लिया, ठीक है, लेकिन 5 तो था ही नहीं, हमने 1/5 ले लिया है कॉमन, तो जिससे कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड करते हैं, तो इसका मतलब यहाँ 5 आ जाएगा, तभी तो मल्टीप्लाई करने पर सेम मिलेगा 5b²। तो ये हो जाएगा पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 4a² प्लस 5b², ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इसमें कह रहे हैं कि अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 2 किलोग्राम एंड रेडियस 50 सेंटीमीटर रोल्स अप एंड on an inclined plane of angle inclination 30 degree. The center of mass of the cylinder has a speed of 4 meter per second. The distance traveled by the cylinder on the inclined surface will be. ये पूरा सिचुएशन आप समझिए कि एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका मास 2 किलोग्राम है, इसका रेडियस 50 सेंटीमीटर है, ये रोल्स अप मतलब रोल होते हुए ऊपर चढ़ रहा है एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एंगल इंक्लाइनेशन 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री इंक्लाइनेशन वाला आप कोई प्लेन इमेजिन करिए, इस तरह से इंक्लाइंड प्लेन, ये 30 डिग्री है, इस पे यहां पर आपने एक सॉलिड सिलेंडर लिया हुआ है, यहां पर आपने एक सॉलिड सिलेंडर लिया हुआ है, लेकिन ये सॉलिड सिलेंडर जो है उसका हम लोग क्रॉस सेक्शन सिर्फ देख पा रहे हैं, जो आपको स्फीयर या सर्किल जैसा दिख रहा है, एक्चुअली ये सिलेंडर है और इसका बाकी का पोर्शन अंदर की तरफ है। तो हम सामने से देख रहे हैं तो हमें सिर्फ एक साइड का, जैसे ये है सिलेंडर है तो एक साइड से देखें तो ये सामने वाला पार्ट दिख रहा है, ये वही चीज है। ये कह रहे हैं कि ये जो सॉलिड सिलेंडर आपका है ये ऊपर जा रहा है, और ऊपर जा कितनी स्पीड से रहा है, 4 मीटर पर सेकंड से, यहां से नीचे से जब स्टार्ट हुआ है तो 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सिलेंडर ऑन द इंक्लाइंड सरफेस, ये इंक्लाइंड सरफेस पर यहां से अगर चले तो कितनी ऊपर तक जाएगा वो डिस्टेंस आपको बतानी, ठीक है। ये सॉलिड सिलेंडर और बाकी सारी वैल्यूज आपको गिवन है, इसका मास दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है। अब इसमें आप जरा देखिए एक चीज, अगर आपको इसने कितना डिस्टेंस ये पूरा ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस अगर पता करना है
तो आपको कम से कम ये बात तो पता होनी चाहिए। अगर आपको ये पता चल जाए तो आप ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यूज करके, एक एंगल पता है, ये हाइट पता है, साइन वाला फार्मूला यूज करके आप इसका कर्ण या हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। यानी आपको अगर ये हाइट, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है तो आपको ये वाली हाइट पता होनी चाहिए। और सॉरी, और दूसरी बात ये कि आपने कल पढ़ा हुआ था कि इंक्लाइंड सरफेस से जब कोई बॉडी यहां पर फ्रीली मूव करती है u इक्वल टू 0 से, और फाइनली यहां नीचे आने पर उसकी स्पीड v हो जाती है, तो ऐसे में जो फार्मूला हम डिराइव करते हैं उसमें हम लिखते हैं कि बॉडी का वहां पर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नीचे आने पर उस बॉडी की टोटल क्या, काइनेटिक एनर्जी, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। यहां वाली बॉडी अगर रोल होते होते और u इक्वल टू 0 से रेस्ट से स्टार्ट करे और यहां नीचे पहुंचे उस टाइम उसकी स्पीड v हो, तो ऐसे में हम यही बोलेंगे कि इस हाइट पर जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी वो यहां से जब रोल होते हुए यहां पर पहुंचा तो टोटल रोलिंग काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गई। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। यहां से जब ये यहां पर आ गया, हाइट तो घट गई लेकिन स्पीड बढ़ गई, यानी पोटेंशियल एनर्जी घट गया और काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। और कौन सी काइनेटिक एनर्जी, रोल होते हुए चल रहा है ये, तो इसका मतलब रोलिंग काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी पोटेंशियल एनर्जी। और ये चीज का डेरिवेशन जब आपने किया था, अगर आपको याद हो, अब ये देखिए काइनेटिक एनर्जी वहां पर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू यहां पर काइनेटिक एनर्जी, इसी को आपने सॉल्व किया था तो आपने बोला था कि नीचे आने पर जो स्पीड होगी इसकी वो हो जाएगी अंडर रूट 2gh और अपान में 1 प्लस के स्क्वायर अपान में आर स्क्वायर। ये इसका फार्मूला होता है, ये बात आपको पता है। अब यहां पर आप कहेंगे यहां पर तो नीचे से ऊपर जा रहा है, इसका क्या करें? भाई सिचुएशन बिल्कुल सेम है, अभी भी आप यही इक्वेशन बनाएंगे। कैसे? कि पार्टिकल आपका यहां से चला था v वेलोसिटी से 4 मीटर पर सेकंड से, लेकिन कितनी ऊपर ये जाएगा जो सवाल पूछ रहे हैं, तो कितनी ऊपर जाने का मतलब क्या, वहीं तक जाएगा जहां पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। यहां से अगर ये चले और चलते चलते जाएगा तो ग्रेविटी की वजह से इसका जो स्पीड होगा वो लगातार कम होता जाएगा, कम होते होते एक ऐसी जगह आएगी जहां पर इसकी स्पीड 0 हो जाएगी और उसके ऊपर ये बॉडी नहीं जा सकती। हो सकता है कि आपका ये इंक्लाइन प्लेन ऐसे रहा हो, इतना बड़ा रहा, लेकिन बॉडी तो नहीं जा पाई ना यहां तक। यहीं पर जाने पर उसकी वेलोसिटी हो गई 0, और जहां पर वेलोसिटी 0 हो गई, इसका मतलब यहां से जब ये रोल होते हुए ऐसे ऐसे जा रहा था, इसका मतलब यहां पर जो इसकी टोटल रोलिंग काइनेटिक एनर्जी थी 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाते हुए, उस टाइम की टोटल रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, अब यहां पर काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं बचा, पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। और फिर आप इक्वेशन बनाएंगे कि यहां पर टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू यहां पर पोटेंशियल एनर्जी की। और वही सेम चीज हमने यहां भी किया हुआ था, तो उल्टा उधर से नीचे आए या नीचे से ऊपर जाए, दोनों ही केस में बात बिल्कुल सेम बन रही है, इक्वेशन बिल्कुल सेम बन रहा है। ये है रोलिंग काइनेटिक एनर्जी और ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सॉल्व करने पर यही फार्मूला आता है। तो यहां पर हम सीधे सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर कि अगर v की वैल्यू हमें गिवन है तो ये सारा कुछ आप स्क्वायर वगैरह करके मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो हम इसको स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर और इंटू में 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू जी इंटू एच। हमें h निकालना है, हाइट निकालनी है। तो v स्क्वायर मतलब ये 4 का स्क्वायर, 4 इंटू 4 और 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। बात हो रही सॉलिड सिलेंडर की, तो सॉलिड सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियस के टर्म में जब लिखते हैं तो सॉलिड सिलेंडर का वही आता है जो डिस्क का आता है, दैट इज 1/2 m r स्क्वायर। और रेडियस ऑफ जाइरेशन के टर्म में तो m के स्क्वायर ही होगा, तो m से m कैंसिल हो जाएगा। यहां से आप के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, के स्क्वायर और ये डिवाइड होके आर स्क्वायर, तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 1/2। तो यहां पर वही रखना पड़ेगा 1 प्लस 1/2 यानी कि 3/2, 1 प्लस 1/2 यानी कि 3/2, और ये जो 2 है वो इधर से क्या होगा, अपान में आ जाएगा। ठीक है, और जी भी अपान में आ जाएगा। जी की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ 10, तो 10 रख लेंगे इज इक्वल टू एच। सॉल्व कर लीजिए, ये 2 और ये 2 मिलकर इसको कैंसिल कर देंगे, 4 गुणे 3 12 बटे 10 करेंगे तो 1.2 आ जाएगा। एच की वैल्यू 1.2 आएगा। और अगर एच की वैल्यू 1.2 आ गया, अब यहाँ पर एक चीज देखना पड़ेगा आपको कि ये 50 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ था ना, तो इस यूनिट से इसका यूनिट कैंसिल हो जाएगा, तो जो भी इसका यूनिट आएगा एच का वो आएगा आपके जी की वजह से और वी की वजह से, तो ये आपका मीटर में आ जाएगा। और एच की वैल्यू अगर आपकी 1.2 मीटर आ गई तो आप देखिए, आपको अगर ये निकालना है ये वाला डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए आप साइन का फार्मूला यूज करिए। साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी h अपॉन में x। आपको x निकालना है तो x इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन साइन 30, जिसकी वैल्यू 1/2 ऊपर जाके 2h हो जाएगा। तो 2 इंटू 1.2 मीटर करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2.4 मीटर। इसका आंसर हो जाएगा 2.4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r। सबसे पहले तो बात हो रही डिस्क की, बात एक डिस्क की हो रही है, डिस्क की, मास इसका m है, रेडियस इसका r है। क्या कह रहे हैं, टेंजेंट के अबाउट टू इट्स रिम। जैसे आप कोई डिस्क बना लीजिए, ये एक डिस्क है और इसका ये सेंटर हुआ, और सेंटर से इसके प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस की बात नहीं चल रही है। आपको यहां पर लेना है क्या, इसके टेंजेंट टू इट्स रिम। ये इसका रिम है, इसके रिम का आपको टेंजेंट लेना और इसी के प्लेन में लेना है। जैसे आप टेंजेंट दो तरीके से सोच सकते थे, एक तो ये भी टेंजेंट हो जाता
और इसमें इसमें थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस हम यूज करते हमारा आंसर आता। लेकिन यहाँ ये बोल रहे हैं कि जो टेंजेंट लेंगे वो रिम के बिल्कुल प्लेन में होना चाहिए, और आपका जो रिम है वो ऐसे रखा हुआ है, तो इसके प्लेन में टेंजेंट लेने का मतलब आपको ये वाला टेंजेंट लेना होगा, न कि ये वाला। ठीक है, तो आपको ये टेंजेंट नहीं लेना है, आपको लेना है ये वाला टेंजेंट जो कि इस रिम के प्लेन में होगा। आपको इस एक्सिस के अबाउट इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, और इस तरह के सवाल बहुत आते हैं, रिंग का केस, डिस्क का जो केस है, अलग अलग एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपसे पूछते रहते हैं। तो 2-3 सवाल ऐसे आप करेंगे तो प्रैक्टिस में आ जाएगा। जैसे आपको ये पता है कि इस पूरे डिस्क का इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू होता है 1/2 mr², ये आपको पता है, ये वाले एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। अब देखिए, अभी इसको भूल जाइए, इसको छोड़ दीजिए। अब आपको एक बात ये तो पता ही है कि अगर हम इसके सेंटर से पास होते हुए दो एक्सिस ड्रॉ करें और इसके बिल्कुल प्लेन में ही, इस डिस्क के प्लेन में ही, मान लीजिए एक ये हमने ले लिया, तो बिल्कुल इसी के एक पैरेलल भी हम ले सकते हैं, सॉरी परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री का एंगल है। अगर आप इसको इमेजिन कर पा रहे हो, ये जो प्लेन में रखा हुआ है उसी प्लेन में इसके सेंटर से पास होते हुए दो परपेंडिकुलर एक्सिस नहीं हो सकते, एक इधर की तरफ और एक इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो इसके प्लेन में दो परपेंडिकुलर एक्सिस हमने लिया, ये दोनों के दोनों इसके डिस्क के प्लेन में, और ये वाला एक्सिस इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है और इनके प्लेन के परपेंडिकुलर भी है। ये वाला जो एक्सिस है वो इन दोनों एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, इनके प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर है और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी पास हो रहा है। और ऐसे ही केस में आपने पढ़ा हुआ था थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, अगर आपको याद हो, हमने बोला था कल की क्लास में कि इसको अप्लाई करने में बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है कि अगर मान लीजिए कि आपने जो ऑब्जेक्ट की आप बात कर रहे हैं, जो लैमिना की आप बात कर रहे हैं, वो इस तरह से रखा हुआ है एक्स वाई प्लेन में, ये एक्स है ये वाई प्लेन है, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन और ये एक्स वाई प्लेन। तो ये आपका जो ऑब्जेक्ट है, अगर इस ऑब्जेक्ट के प्लेन में दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो, तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से और इसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम यही लिखते थे आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस में आई वाई। बिल्कुल वही सेम चीज यहां पर अप्लाई करेंगे। इसको अगर हम जेड एक्सिस बोल दें और इसको में से एक को एक्स मान लीजिए और एक को वाई, आप ध्यान से इसमें देखिए, क्या इसमें भी हम ये बात बोल सकते हैं कि आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, है ना, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, है ना। तो परपेंडिकुलर एक्सिस का जो थ्योरम है, परपेंडिकुलर एक्सिस का जो थ्योरम है, उसको यूज करके हम यहां पर ये इक्वेशन लिख सकते हैं। और यहां पर आप एक चीज देखिए ध्यान से, ये वाला एक्सिस जो है और ये वाला जो एक्सिस है, इन दोनों के केस में आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा, क्योंकि ये पूरा एक डिस्क है, बिल्कुल गोल है, और ये वाला एक्सिस भी इसको दो पार्ट में सिमेट्रिकली डिवाइड कर रहा है और ये वाला एक्सिस भी बिल्कुल सेम काम कर रहा है। तो चाहे किसी भी दोनों में से किसी भी एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, कोई डिफरेंस आएगा नहीं यहां पर, क्योंकि ये एक सिमेट्रिक बॉडी है और दोनों ही केस में बिल्कुल सेम रिजल्ट आपको देगा ही। तो जो आई एक्स है या जो आई वाई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, वो बिल्कुल सेम ही रिजल्ट देने वाला है। तो हम ये बोल सकते हैं कि आई जेड इक्वल टू, इसको चाहे तो आई एक्स लिख लीजिए और आई वाई को भी आप चाहे तो आई एक्स बोल लीजिए, मतलब जो भी है आपका ये इस वाले एक्सिस को चाहे आप जो भी बोलिए, उससे प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, आई एक्स प्लस आई एक्स करेंगे तो 2ix इज इक्वल टू आई जेड, और आई जेड आपको पता है 1/2 mr²। तो यहाँ से आई एक्स आप जब निकालेंगे तो ये 2 इधर आके डिवाइड करेगा, तो ये बन जाएगा 1/4 mr² इज इक्वल टू आई एक्स। यानी आपने निकाल लिया इस डिस्क के प्लेन में किसी एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, और आपको निकालना था इसके प्लेन में इसके टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आप देखिए, इस वाले एक्सिस के अबाउट अगर आपको पता है और ये एक्सिस इस डिस्क के सेंटर ऑफ मास से भी पास हो रही है, तो बिल्कुल इसके रिम के टेंजेंट और इसके प्लेन में अगर आप ये वाला ले लेते हैं तभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर ये ले रहे थे तो आपको ये वाले एक्सिस को अंदर ऐसे बनाना था, आपने ये लिया है तो आप ये ले सकते। ये दोनों बिल्कुल पैरेलल एक्सिस हैं, इसको आप ए बी एक्सिस बोल दीजिए। ये आपका वो सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस हो गया जो सेंटर से पास हो रहा है, और इस सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही आपने निकाला हुआ है, यही एक्चुअली यहाँ पर आईसीएम है। ठीक है, तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस अगर यूज करेंगे तो आप बोलेंगे आई ए बी इज इक्वल टू आई सी एम प्लस इस पूरी बॉडी का मास m और इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। आप ध्यान से देखिए, इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस मतलब सेंटर से सरफेस के बीच का डिस्टेंस, सर्कमफेरेंस के बीच का डिस्टेंस, दैट इज रेडियस ऑफ द डिस्क। तो यहां पर हम लिख देंगे r², और ICM आप निकाल चुके हैं 1/4 mr², और ये प्लस में हो जाएगा mr², और दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा 5/4 mr²। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस। इस बार रिंग की बात हो रही, पिछली बार डिस्क की बात हो रही थी। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मास और रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, रिंग है, ये रिंग है, इस पर खोखला है मतलब, और इसका मास और रेडियस दिया हुआ है। किस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है? तो एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। ठीक है, सेंटर से पास होना चाहिए एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। इस बार क्या कंडीशन है कि एक्सिस से पास होना चाहिए और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए।
तो अगर ये रिंग ऐसे रखा हुआ है तो इसके सेंटर से पास होने वाला और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है ना, ऐसे, यानी ये यही वाला एक्सिस हो गया, सेंटर से पास होने वाला और प्लेन के परपेंडिकुलर यही एक्सिस हो गया, इज आई। ठीक है, करें कि इसका जो मोमेंट ऑफ इस वाले एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं वो आई है, तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर, तो इसके डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डायमीटर मतलब व्यास, और डायमीटर इसका कैसे होगा, सेंटर से कोई भी लाइन खींच लीजिए वो डायमीटर का ही काम करेगी, है ना, इधर से भी कोई लाइन खींच लीजिए परपेंडिकुलर, ये भी डायमीटर का ही काम करेगी। और आप बिल्कुल सेम कहानी पीछे वाला यूज कर सकते हैं, ये दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस हैं और ये दोनों एक ही प्लेन में हैं और इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये वाला एक्सिस है, तो अगर हम इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई और इसको जेड बोलें, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस से आई जेड इक्वल टू लिखा जाएगा आई एक्स प्लस में क्या आई वाई, और आई एक्स भी डायमीटर है, आई वाई भी डायमीटर है, और डायमीटर के अबाउट ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, कोई भी डायमीटर ले लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका सेम ही रहेगा, तो इसलिए आई एक्स और आई वाई को कोई एक ही नाम दे दीजिए, चाहे आई एक्स बोल दीजिए चाहे आई वाई बोल दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका आई जेड, तो यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ आई एक्स यानी डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का 2 गुना इज इक्वल टू आई जेड, तो आपको मिल जाएगा आई एक्स इक्वल टू आई जेड अपॉन में 2। सवाल में वैसे तो आपको पता है रिंग के केस में ये वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है, लेकिन आपको ये नहीं चाहिए, आपको इसी रूप में रखना है, तो आई जेड की जगह पर सिर्फ आई रख दीजिए और अपॉन में 2 आ जाएगा। यानी अगर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है तो इसके किसी भी डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो आई बाई 2 आएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, और ये क्वेश्चन थोड़ा सीरियस है, इसको समझ लीजिए, इसके बाद बहुत ही आराम से हमारा बाकी का जो सवाल है वो जल्दी जल्दी पूरा हो जाएगा। ये सवाल आप ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही स्पेशल टाइप का ये सवाल है, और कल हमने इसके बारे में थोड़ा सा बात किया था कि किसी भी बॉडी में से अगर कुछ काट के निकाल लिया जाए, कोई भी एक बॉडी है, कंप्लीट बॉडी है, उसमें से कुछ हिस्सा काट के निकाल लिया जाए, तो बचे हुए बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो पूरी बॉडी जो पहले, जैसे मान लीजिए ये पूरी एक बॉडी है, इसमें से कुछ आपने काट के निकाल लिया, तो बची हुई बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इस पूरी बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कटे हुए भाग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को माइनस कर देंगे, तो बचे हुए भाग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। मतलब जैसे मास का है, कितना मास बचेगा, टोटल मास में से कटे हुए मास को माइनस कर दीजिए, बचा हुआ मास आ जाएगा, तो बिल्कुल वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपको करना होगा। और यहाँ देख लीजिए डायग्राम हमने नहीं बनाया हुआ है इसमें, जबकि लिखा हुआ एज शोन इन दिस फिगर, तो फिगर हम आपको यहाँ पर बना के दिखा देते हैं, फिगर यहाँ पर मिस हो गया तो हम बना देते हैं, फिगर एक्चुअली ये है, ठीक है। चलिए अच्छा नहीं बन रहा है तो इसको चेंज करते हैं, चेंज नहीं हो पाएगा, बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको एक स्फीयर दिया हुआ है, इसका कुछ सेंटर है इस स्फीयर का, और इस सेंटर से ये डिस्टेंस है r, और इस पूरे बड़े वाले स्फीयर का मास है कैपिटल M, और यहाँ पर एक और स्फीयर है यहाँ पर, और इसका जो रेडियस है वो है r/3, इसका रेडियस है r/3, ठीक है। आपसे ये कहा जा रहा है कि इस पूरे बड़े वाले स्फीयर में से ये छोटा वाला जो स्फीयर है ये काट के निकाल लिया गया, तो क्या करना है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग डिस्क, ये पूरा सॉरी स्फीयर नहीं था ये डिस्क है, ध्यान रखिए डिस्क है ये पूरा, इस पूरे डिस्क में से, इस पूरे प्लेट में से ये वाला छोटा वाला प्लेट काट के निकाल लिया गया r/3 रेडियस का और स्मॉल m मास का, तो आपको बताना है जो बचा हुआ डिस्क होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू दी सेंटर, सेंटर से यहां से पास होना चाहिए एक्सिस, एंड परपेंडिकुलर टू इट इज, परपेंडिकुलर टू इट का मतलब क्या, इस बचे हुए डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी आपको जो फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो इस वाले एक्सिस के अबाउट निकालना है, इस बचे हुए पार्ट के सेंटर से पास होना चाहिए और इस डिस्क के परपेंडिकुलर भी होना चाहिए, इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो अभी ये जो ऐसे ऐसे डिस्क को आप देख रहे हैं, अगर आप इसको थोड़ा ऐसे लेकर के हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखिए, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या दिख रहा है कि एक बड़ा सा डिस्क है और उस बड़े से डिस्क में से एक छोटा सा डिस्क काट के निकाला गया, तो इस बड़े वाले डिस्क के सेंटर से पास होने वाले, अगर इस बड़े वाले डिस्क को हम कुछ ऐसा दिखाएं, ये बड़े वाले डिस्क में से एक इधर से कोई एक डिस्क काट लिया गया, आपको इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बतानी, इमेजिन करने के लिए ये चीज जरूरी है। ये सामने जो फ्रंट से दिख रहा है ये फ्रंट व्यू है, इसका अगर टॉप व्यू आप लेते हैं तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि एक ऐसा डिस्क है, उसमें से कॉर्नर से एक डिस्क को काट के निकाला गया है, तो आपको इस वाले बचे हुए डिस्क के सेंटर से और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, ठीक है। अगर आप ये इमेजिन कर पा रहे हैं तो काफी ज्यादा आसान हो जाएगा कैलकुलेट करना। अब आप देखिए, आपको ये बात तो पता ही है कि बचे हुए पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बचे हुए पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू टोटल बॉडी का, पूरे डिस्क का पहले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस कटे हुए भाग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी हमें इस पूरे बड़े वाले डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से छोटे वाले डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को माइनस करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। और पूरे बड़े वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये जो बड़ा वाला, और कौन से एक्सिस के अबाउट, वही एक्सिस जो हमें चाहिए होगा, है ना, क्योंकि आपको इस पूरे बड़े वाले डिस्क का इसके सेंटर से पास होने वाले और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर इस एक्सिस के अबाउट ऑलरेडी पता होता है फार्मूले में, ये मेन एक्सिस है उसका, तो इस बड़े वाले डिस्क के सेंटर से और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर अभी जब कटा नहीं था तब,
जब ये कटा नहीं था, जब ये पूरा अपने आप में कंप्लीट था, उस टाइम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़े वाले का कितना आ जाएगा, डिस्क का केस है तो ये होता है 1/2, बड़े वाले का मास m और उसका रेडियस कैपिटल R, तो mr², ये I की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हमें इस छोटे वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और छोटे वाले का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन से एक्सिस के अबाउट, ध्यान दीजिएगा, जब हम ये सॉल्व करते हैं तो ये सभी के सभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम एक्सिस के अबाउट होते हैं। हमें फाइनली निकालना है इसी एक्सिस के अबाउट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हमें बड़े वाले का भी इसी एक्सिस के अबाउट निकालना होगा इनिशियल कंडीशन में, और जो छोटे वाले में से आपने काटा था उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा इसी एक्सिस के अबाउट, इस छोटे वाले का। तो आप जरा बताइए, इस छोटे वाले का अगर हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, क्योंकि इसके सेंटर से पास होता हुआ, सेंटर ऑफ मास से पास होता हुआ एक एक्सिस हम ले सकते हैं, और इस डिस्क का इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप निकालेंगे सिर्फ, तो इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, इस वाले को, इस एक्सिस के अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा हो जाएगा 1/2, इसका मास स्मॉल m, और इसका जो रेडियस है वो r/3 है, तो हम लिखेंगे रेडियस का स्क्वायर यानी r/3 का स्क्वायर। ये निकला क्या, छोटे वाले डिस्क के सेंटर ऑफ मास के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन हमें इसका भी इसी वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो इसको अगर IAB बोले तो ये ICM हुआ, और दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस आप निकाल लेंगे। तो देखिए, छोटे वाले कटे हुए पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से I1 इक्वल टू, पहले तो उसके एक्सिस के अबाउट दैट इज 1/2 स्मॉल m और रेडियस का स्क्वायर यानी r/3 का स्क्वायर, प्लस क्या होता है, जिस बॉडी का आप निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका मास यानी स्मॉल m, और दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर। अब आप देखिए, ये पूरा है रेडियस कैपिटल R, ये पूरा है कैपिटल R, इसमें से ये छोटे वाले की वैल्यू है r/3, तो जो डिस्टेंस बच गया वो हो जाएगा r माइनस r/3, तो यहां हम लिखेंगे r माइनस r/3, और डिस्टेंस का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर कर लीजिए, ये हो जाएगा 1/2, और ये m स्मॉल m और r स्क्वायर अपान में 9, प्लस यहाँ देखिए m और 3r माइनस r यानी 2r/3 स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर अपान में क्या 9, यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, तो एक काम करिए यहाँ भी 2 ले लीजिए, और फिर यहाँ पर ऊपर भी 2 ले लीजिए, तो 2 लेंगे तो 4 और 2 मिलके 8 हो जाएगा। अब ये जो है डिनोमिनेटर सेम हो गया तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, तो 8mr² और mr² मिला करके हो जाएगा 9 स्मॉल m कैपिटल R स्क्वायर, और अपान में ये 9 इंटू में क्या 2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 1/2 स्मॉल m और कैपिटल R का स्क्वायर। ये आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कटे हुए छोटे वाले स्फीयर का। तो बचे हुए भाग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2, तो I2 इज इक्वल टू हो जाएगा I1 माइनस में I माइनस I1, I कितना था 1/2 कैपिटल M और R स्क्वायर, माइनस I1 की जगह पर लिखेंगे 1/2 स्मॉल m और R स्क्वायर। बस एक चीज ध्यान रखना है कि अभी ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें कैपिटल M लिखा हुआ है और यहाँ पर स्मॉल m लिखा हुआ है, और आपको इन दोनों के मासेस के बीच में कुछ रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए दोनों सेम ही डिस्क से, ये पूरा डिस्क एक ही था और उसी में से ये काट के निकाला गया है, तो अगर सेम मटेरियल इसमें भी और इसमें भी यूज हो रहा है, इसका मतलब डेंसिटी दोनों की सेम होगी। लेकिन डेंसिटी कौन सी, ये तो एक आपका डिस्क है ना कि सिलेंडर है, तो डेंसिटी में हम सरफेस डेंसिटी की बात करेंगे, न तो हम लीनियर डेंसिटी की बात करेंगे और ना ही वॉल्यूम डेंसिटी की। तीन तरह की डेंसिटी होती है ना, तीन तरह की डेंसिटी होती है, एक होता है आपका लीनियर, और एक होता है आपका सरफेस या फिर एरियल, और एक होता है आपका वॉल्यूम डेंसिटी। जब किसी भी क्वांटिटी को हम लेंथ से डिवाइड करते हैं, पर यूनिट लेंथ पर निकालते हैं, तो वो लीनियर डेंसिटी बोली जाती है, चाहे वो मास का हो चाहे वो चार्ज का हो। जब हम सरफेस एरिया से डिवाइड करके निकालते हैं तो वो सरफेस डेंसिटी बोली जाती है, और जब हम उसको वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो उसको हम वॉल्यूम डेंसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर वॉल्यूम की तो बात ही नहीं कर सकते, ये तो पूरा सरफेस है, प्लेट है, तो यहाँ हम सरफेस डेंसिटी की बात करेंगे। इन दोनों के सरफेस डेंसिटी को इक्वल कर सकते हैं सेम मटेरियल की वजह से, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि छोटे वाले की डेंसिटी बराबर बड़े वाले की डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी। तो ऐसा करते हैं सिग्मा 1 और सिग्मा 2 सिंबल यूज करते हैं, सिग्मा इक्वल टू m अपान a, चार्ज वाला नहीं मास वाला, तो ये मास पर यूनिट एरिया, तो छोटे वाले का मास अपान में छोटे वाले का एरिया, एरिया मतलब पाई, और उसका जो भी रेडियस होगा उसका स्क्वायर, इज इक्वल टू बड़े वाले का मास कैपिटल M है ना, M1 मत लिखिए स्मॉल m, और ये बड़े वाले का मास M और बड़े वाले का एरिया पाई और R स्क्वायर, R मतलब क्या कैपिटल R का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आपको निकालना क्या है स्मॉल m और कैपिटल M के बीच का रिलेशन, तो स्मॉल m अपान कैपिटल M इक्वल टू ये स्मॉल रेडियस और अपान में कैपिटल रेडियस का होल स्क्वायर, और स्मॉल वाले का रेडियस है r/3, तो जैसे ही r/3 रखेंगे तो r से r कैंसिल होगा और 1/3 का स्क्वायर करेंगे 1/9 आएगा, यानी स्मॉल m की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल M अपान 9। और ये जो रिलेशन आपने बनाया बस आप यहीं पर यूज कर लीजिए, स्मॉल m की जगह पर कैपिटल M अपान 9। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 1/2 mr स्क्वायर और 1/2 mr स्क्वायर अपान 9, तो इसका मतलब अगर हम 1/2 mr स्क्वायर को कॉमन ले लें, 1/2 mr स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो 1 - 1 अपान 9 मिलेगा, यानी 8 अपान 9 मिलेगा, और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, दैट इज 4/9 और कैपिटल M और R स्क्वायर, 4/9 कैपिटल M R स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी 9 क्वेश्चन है हमारे पास, आपके पेशेंस का भी ध्यान रखना है। अगला सवाल,
a solid sphere, a disc, a solid cylinder, all of the same mass are made of same material are allowed to roll down from rest मतलब u equal to 0 से on the inclined plane. मतलब एक डिस्क को, एक सॉलिड स्फीयर को, एक सॉलिड सिलेंडर को, तीनों को सेम इंक्लाइंड प्लेन से यहां से गिराया जा रहा है, ऐसे छोड़ा जा रहा है u इक्वल टू 0 से. तो कह रहे हैं कि इनमें से सबसे पहले या सबसे बाद में कौन नीचे पहुंचेगा, या मतलब कौन पहले पहुंचेगा कौन बाद में पहुंचेगा, कुछ ये कंपेयर करना. इसमें कह रहे हैं कि सॉलिड स्फीयर सबसे पहले पहुंचेगा, इसमें बोल रहे हैं कि नहीं ये सबसे लास्ट में पहुंचेगा, इसमें बोल रहे हैं डिस्क जो है वो सबसे पहले पहुंचेगा, और इसमें कह रहे हैं सभी लोग साथ में नीचे पहुंचेंगे. बस आप इतना हमें बता दीजिए कि कौन पहले पहुंचेगा या कौन बाद में पहुंचेगा. ये बात कैसे कंफर्म होगी, किस बात से डिसाइड होगा कि कौन पहले नीचे पहुंचेगा, बताइए. और सारे लोग u इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी सबकी 0 है, रेस्ट से सभी लोग स्टार्ट कर रहे हैं. तीन लोग हैं, स्फीयर है सॉलिड, और डिस्क है, और सॉलिड सिलेंडर है. तो कौन नीचे पहले पहुंचेगा, अगर हमें ये बात पता करना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा. सिंपल सी बात है भाई कि यहां से यहां कौन सबसे पहले पहुंचेगा. ये बात आप दो तरीके से डिसाइड कर सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी अगर आपकी 0 थी तो जिसकी स्पीड यहां पहुंचते पहुंचते सबसे ज्यादा हो जाएगी वो सबसे पहले नीचे आ जाएगा, क्योंकि सब लोग u इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहे हैं. या तो आप वेलोसिटी निकालिए या तो आप एक्सेलरेशन भी निकाल लीजिए, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यानी कि हर सेकंड किसकी वेलोसिटी ज्यादा इंक्रीज हो रही. तो जिसकी वेलोसिटी हर सेकंड ज्यादा रेट से बढ़ेगी तो सबकी, भाई एक्सेलरेशन तो सबके अंदर आएगा, सबकी स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ेगी. लेकिन आप बोलिए अगर किसी की स्पीड बढ़े हर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड, और दूसरे की स्पीड बढ़े 3 मीटर पर सेकंड, चौथे की बढ़े 4 मीटर पर सेकंड, हर सेकंड में जितनी स्पीड बढ़ती है उसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं. तो अगर हर सेकंड इनकी स्पीड अलग अलग बढ़ रही है तो जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा बढ़ रही है हर सेकंड में वो तो सबसे पहले नीचे पहुंच जाएगा, है ना. तो सबसे नीचे कौन पहुंचेगा अगर आपको ये पता करना है तो या तो आप स्पीड वाला फार्मूला, एक्सेलरेशन का फार्मूला यूज कर लीजिए, या तो आप वेलोसिटी का फार्मूला यूज कर लीजिए. और आपने इंक्लाइंड प्लेन के लिए तीन इंपॉर्टेंट फार्मूले पढ़े हैं, अगर भूल गया तो यहां देख लीजिए. a इक्वल टू जी साइन थीटा अपान में 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, ये हुआ एक्सेलरेशन का कंडीशन. वेलोसिटी का कंडीशन v इक्वल टू ये आपका था 2gh और अपान में 1 प्लस में के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर. और न्यू एस की बात करें कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन की मिनिमम वैल्यू की, तो इसका फार्मूला था tan थीटा और अपान में 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर की बजाय आर स्क्वायर अपान के स्क्वायर होता है, ये फार्मूला होता है. ये तीनों कंडीशन एकदम रटा होना चाहिए इंक्लाइंड सरफेस के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हॉट टॉपिक में से एक है इस पूरे रोटेशन का. ठीक है, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है इन तीनों फार्मूले के ऊपर सवाल पूछने की. हमने फिलहाल बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं रखे हैं, लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं. अब एक ही सेम ही क्वेश्चन बार बार करने से कोई फायदा नहीं, तो इसलिए हमने मल्टीपल टाइम्स तो नहीं रखा है, लेकिन हाँ एग्जाम में ये बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाए. तो यहाँ पर हम लोग एक्सेलरेशन ही निकाल के चेक कर लेते हैं तीनों का. a इक्वल टू जी साइन थीटा अपान, वैसे हमने पिछली क्लास में ये सब कुछ कैलकुलेशन भी तीन अलग अलग कैलकुलेशन करके दिखाया था इन फार्मूलों का. तो 1 प्लस में के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, जिसका a जितना ज्यादा होगा वो उतना जल्दी नीचे पहुंचेगा. हम तीनों का a निकाल लेते हैं. सबसे पहले सॉलिड स्फीयर. सॉलिड स्फीयर के लिए क्या होगा, सॉलिड स्फीयर का जो आई होता है आई इक्वल टू एम के स्क्वायर रेडियस ऑफ जाइरेशन, और जब वो लुढ़कते हुए आएगा तो उसके सेंटर के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सॉलिड वाले में 2/5 mr स्क्वायर. यहाँ से m से m कैंसिल होगा तो आप यहाँ से निकालेंगे के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, जिसकी वैल्यू निकल के आएगी कितनी 2/5. तो यहाँ से आप a निकालेंगे स्फीयर के लिए, a इक्वल टू कितना g साइन थीटा और अपान में आएगा 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, यानी कि 2/5. देख लीजिएगा कहीं मिस्टेक ना हो जाए, ये हो जाएगा 7/5 दैट इज 5/7 g साइन थीटा. ये स्फीयर के केस में एक्सेलरेशन आ गया. ठीक, दूसरा आप देख लीजिए, यही सेम चीज निकालनी होगी किसके लिए, और डिस्क के लिए. तो डिस्क के लिए आई इक्वल टू होता है 1/2 mr स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा m के स्क्वायर, m से m कैंसिल, तो के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी 1/2. और ये वैल्यू आप फिर से फार्मूले में रखेंगे तो आपको a इक्वल टू मिल जाएगा डिस्क के लिए कितना g साइन थीटा और अपान में 1 प्लस 1/2 3/2 यानी कि 2/3, 2/3 g साइन थीटा. ठीक है, ये डिस्क का हो गया. और तीसरा केस आपका है सॉलिड सिलेंडर का. और आपको पता है कि डिस्क और सॉलिड सिलेंडर, ध्यान से देखिए, डिस्क और सॉलिड सिलेंडर दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है, और रिंग का और हॉलो सिलेंडर का भी सेम होता है. तो यहाँ डिस्क और सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ है तो सॉलिड सिलेंडर का भी आंसर यही आएगा, बिल्कुल सेम आएगा. यानी सॉलिड सिलेंडर और डिस्क दोनों साथ में नीचे पहुंचेंगे, लेकिन आपका जो ये सॉलिड स्फीयर होगा, आप वैल्यू को थोड़ा और डेसिमल में कन्वर्ट करके चेक कर लीजिए. डिवाइड करेंगे तो 7 × 7 49 0.71 ऐसा कुछ आएगा. यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.67. आप देख लीजिए 0.67 से 0.71 ज्यादा है, मतलब सॉलिड स्फीयर का एक्सेलरेशन ज्यादा है. तो सबसे पहले तो सॉलिड स्फीयर आएगा, उसके बाद ये दोनों साथ में नीचे पहुंचेंगे, डिस्क और सॉलिड सिलेंडर साथ में नीचे पहुंचेंगे. क्यों? क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है. ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13. इसमें देखिए क्या है कि अ स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड L हैज मास m. ठीक है, एक स्क्वायर है, साइड इसका L है और मास m है. इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन ऑफ द डायगोनल इज.
ठीक है, हमने एक बार एक चीज आपको बता दिया शुरुआत में ही, एक मिस्टेक जो हुई थी कल कि ये जो एक्सिस हमने बताया था, ये जो एक्सिस हमने बताया था रेक्टेंगल या स्क्वायर के केस में, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं था ml स्क्वायर और b स्क्वायर अपॉन 12 वाला, वो था एक्चुअली ये जो दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं उस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, कल मिस्टेक हुई है ये। तो यहां पर हमें एक काम करना है कि हमारा जो स्क्वायर है 3D में बनाते हैं स्क्वायर को, ये ऐसा ऐसे लेते हैं, ये स्क्वायर है। तो ये जो हमारा स्क्वायर है, इस स्क्वायर के जो दोनों डायगोनल जहां पर काटते हैं, किसी भी एक डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहे हैं। और आपको पता है रेक्टेंगल और स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। रेक्टेंगल और स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को दो पार्ट में बिल्कुल डिवाइड करते हैं। और रेक्टेंगल के केस में यहाँ एंगल 90 के अलावा 90 नहीं होता है, बट स्क्वायर के केस में यहाँ पर ये एंगल बिल्कुल 90 होता है। यानी रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल एक दूसरे को डिवाइड भी करते हैं इक्वल पार्ट में और एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर भी होते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब आप देखिए, आपको ये पता है कि रेक्टेंगल की बात करें हम या स्क्वायर की बात करें तो इन दोनों साइड का जो बाइसेक्टर होता है वो यहीं पर काटता है और इसके डायगोनल भी, जैसे अगर हम ये ड्रॉ करते ये और ये भी यहीं काटेगा और डायगोनल भी यहीं पर काटते। और यहां से इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ये जो एक्सिस होता है, इसके अबाउट आपको रेक्टेंगल का या स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। ध्यान समझिए, अगर ये रेक्टेंगल भी होता तो आपको इस वाले एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता था, इस वाले एक्सिस के अबाउट, दैट इज m, और यहाँ लेंथ का स्क्वायर प्लस ये b स्क्वायर और अपान में क्या, ये 12 होता है। ये रेक्टेंगल के केस में इस एक्सिस के अबाउट। अगर स्क्वायर हुआ तो l और b दोनों सेम है, तो यहाँ l के फॉर्म में लिखना है तो b को भी l बोल देंगे, तो i इक्वल टू ये हो जाएगा l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर यानी 2l स्क्वायर, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा ml स्क्वायर और अपान में क्या 6। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। आपको इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो गया स्क्वायर के केस में। लेकिन आपको बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन ऑफ द डायगोनल, इस वाले एक्सिस के अबाउट या इस वाले एक्सिस के अबाउट आपको बताना है। और ये दोनों जो डायगोनल है बिल्कुल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। और अगर ये दोनों बिल्कुल परपेंडिकुलर हैं और इस स्क्वायर के प्लेन में हैं, तो ये वाला जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसमें हम यूज कर सकते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस के अकॉर्डिंग आपको पता है, आप बोल सकते हैं कि आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। यहाँ एक्स और वाई क्या है, यही डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। और दोनों के किसी भी एक मोमेंट डायगोनल लेंगे, बिल्कुल सेम ही रिजल्ट आएगा, बिल्कुल आइडेंटिकल पार्ट दोनों साइड मिल रहा है, जैसा इस केस में वैसा ही इस केस में। तो ये और ये सेम हो जाएंगे डायगोनल, किसी भी एक डायगोनल के अबाउट, और इसीलिए हम इसको 2 टाइम्स ऑफ आई एक्स बोल रहे हैं। और ये जो आई जेड है, ये वाला एक्सिस है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाल लिया, दैट इज एम एल स्क्वायर और अपान में 6। तो यहाँ से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपको डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर अपान 12 मिल जाएगा, रॉड का जैसा मिलता था आंसर वैसा। तो एम एल स्क्वायर अपान 12, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और ये बात आप तब तक नहीं सोच सकते, ये वाला फार्मूला, जब तक आपको ये ना पता हो कि ये दोनों जो कि इस स्क्वायर के प्लेन में दो एक्सिस हैं, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और स्क्वायर के केस में ये होते हैं, स्क्वायर के केस में दोनों डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये हुआ x, ये हुआ y, और इन दोनों के बिल्कुल परपेंडिकुलर ये हुआ z। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो इनर्शिया होता है वो सिर्फ मास पर डिपेंड करता है। जो इनर्शिया होता है किसी भी बॉडी का, जो किसी भी बॉडी का इनर्शिया होता है वो सिर्फ और सिर्फ मास पर डिपेंड करता है। लेकिन जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो मास पर डिपेंड करता है, ठीक है, मास के डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है। अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यही हुआ कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास कहां कहां रखा हुआ है, या जो भी मास रखा हुआ है उसके लिए कौन सा एक्सिस ऑफ रोटेशन ले रहे हैं। तो उस बात को आप इसमें भी ऐड कर सकते हैं, और क्लियरली बोलेंगे तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इसमें आ जाएगा। और इन्हीं बातों को मिलाकर के मास और डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के आप ये भी बोल सकते हैं शेप एंड साइज, शेप एंड साइज पर भी डिपेंड करता है। ये सारी चीजें होती हैं जिनके ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है, और इनर्शिया सिर्फ मास के ऊपर डिपेंड करता है। ये आपका ट्रांसलेशनल मोशन में आता है और ये आपका रोटेशनल मोशन में आता है। तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, मास पर डिपेंड करता है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पर नहीं डिपेंड करता है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर डिपेंड करता है। तो जिसमें नहीं डिपेंड करता वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अब जल्दी जल्दी हो जाएगा हमारा ये आंसर। The moment of inertia of a ring of mass m and radius r about an axis passing through the center and perpendicular to the plane of the ring। ये तो सीधा फार्मूला हुआ कि अगर आपके पास एक रिंग है, ये रिंग है और इसका मास दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया हुआ है, आपको कौन से एक्सिस के अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अबाउट पासिंग थ्रू दी सेंटर, सेंटर से पास होना चाहिए और परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब ये वाला एक्सिस। और इसके अबाउट तो पता ही रिंग का, इसी के अबाउट पता है रिंग का क्या एम आर स्क्वायर, और डिस्क का 1/2 एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर एम आर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, सिर्फ ये फार्मूला था। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर एंड मास एम अबाउट अ टेंजेंट। ये तो आई थिंक पीछे हो गया, नहीं डिस्क वाला हुआ था केस ना,
पीछे डिस्क का केस हुआ था, यहाँ पर ये शायद सेमी क्वेश्चन, चलिए देख लेते हैं। तो कुछ नहीं, आपको एक सर्कुलर रिंग दिया हुआ है और सर्कुलर रिंग के एक टेंजेंट आपको ड्रॉ करना है और वो इसी के प्लेन में होना चाहिए, मतलब आपको इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो इसके लिए आपको निकालना होगा इस वाले एक्सिस और इस वाले एक्सिस के अबाउट, ये दोनों इसके रिंग के प्लेन में है और परपेंडिकुलर है, और इसके इस बिल्कुल परपेंडिकुलर ये वाले जो एक्सिस है दोनों के परपेंडिकुलर, इस वाले एक्सिस के अबाउट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईजेड अगर इसको बोलें, तो इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इसका क्या, mr²। और ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ऐसे में आप ये बोल सकते हैं कि आईजेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, है ना, और आई एक्स और आई वाई दोनों सेम है, तो 2 टाइम्स ऑफ आई एक्स इक्वल टू हो जाएगा आई जेड। तो इसका मतलब आई एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/2 आई जेड, और ये हो जाएगा 1/2, और आई जेड की वैल्यू कितनी, mr², इक्वेशन नंबर 1। और आई एक्स अगर आपने निकाल लिया इस वाले एक्सिस के अबाउट, तो ये वाला टेंजेंट जो इसके प्लेन में है, यहाँ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आई इक्वल टू हो जाएगा ICM और प्लस में m इस पूरी बॉडी का मास, रिंग का मास, और इनके बीच का रेडियस डिस्टेंस यानी कि रेडियस का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2 mr², और प्लस में हो जाएगा mr², आप इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3/2 mr², है ना। तो इसके पीछे डिस्क वाला सवाल किया था और अभी ये रिंग वाला भी सवाल हो गया, बिल्कुल सेम तरीके से, ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17, a solid sphere is rotating about a diameter at an angular velocity omega, it is cooled so that its radius reduces to 1/n of its original value, its angular velocity becomes। एक सॉलिड स्फीयर है जो अपने डायमीटर के अबाउट रोटेट हो रहा है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी उस टाइम है ओमेगा। तो ये हुआ सॉलिड स्फीयर और इसका सेंटर, और ये हुआ इसका डायमीटर। इस डायमीटर के अबाउट, इस डायमीटर वाले एक्सिस के अबाउट अगर ये रोटेट हो रहा है शुरुआत में, इस टाइम इसका रेडियस r ले लीजिए और इसका एंगुलर वेलोसिटी जो है वो ओमेगा ले लीजिए। करें कि इफ इट इज कूल्ड, अगर इसको ठंडा किया जाए, एंड इट्स रेडियस रिड्यूसेस टू 1/n ऑफ इट्स वैल्यू, मतलब कि इसको ठंडा किया जा रहा है तो ये छोटा हो रहा है, और छोटा होने पर अब जो इसका रेडियस r डैश है वो पहले वाले रेडियस का 1/n टाइम्स है, यानी r/n हो जा रहा है। तो अगर इसका रेडियस कम होगा, इस घूमने वाले स्फीयर का अगर रेडियस कम हो रहा है, तो आपको बताना कि इसका जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा था वो ओमेगा कितना हो जाएगा पहले के रिस्पेक्ट में। अगर रेडियस 1/n हो रहा है तो ओमेगा कितना हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, अगर आप इस स्फीयर का रेडियस कम कर रहे हैं, इस एक्सिस के अबाउट जो घूम रहा था, पहली बात तो घूम रहा था तो इसका कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, लेकिन आप घूमते हुए इस स्फीयर का रेडियस कम कर रहे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम हो जाएगा। और इसके साइज को रिड्यूस करने के लिए या मोमेंट ऑफ इनर्शिया को चेंज करने के लिए आपने बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लगाया है, सिर्फ ठंडा किया है इसको, यानी कोई टॉर्क आपने नहीं लगाया इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को चेंज करने के लिए। और आपको पता है जब एक्सटर्नल टॉर्क टाउ इक्वल टू 0, तो आपने ये फार्मूला पढ़ा था टाउ इक्वल टू dj/dt। तो अगर टाउ 0 हो जाएगा तो यहाँ से j हो जाएगा कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो दोनों ही केस में, इनिशियल और फाइनल केस में j1 बराबर j2 हो जाएगा, और j का फार्मूला होता है i इंटू ओमेगा, तो i1 ओमेगा 1 इक्वल टू i2 ओमेगा 2, ये फार्मूला होता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। और वो यहाँ ये फार्मूला हम यहाँ लगा भी सकते हैं क्योंकि बाहर से कोई भी टॉर्क नहीं लगाया गया है, ये अपने आप से सिर्फ ठंडा करने की वजह से ये चीजें बदल रही। आई बदलेगा तो ओमेगा भी बदलेगा, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो कांस्टेंट होगा क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क क्या है, 0। तो हमें एक्चुअली ओमेगा 2 निकालना है या ओमेगा डैश निकालना है, ये सब हमें पता है। तो आई की जगह पर क्या लिखेंगे, सॉलिड स्फीयर है तो I1 की जगह पर पहले 2/5 mr², और ओमेगा 1 की जगह पर ओमेगा, और I2 क्या है, I2 हो जाएगा 2/5 मास m, मास वही रहेगा, और रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस है इसका r/n और इसका स्क्वायर, और इनटू में यहाँ ओमेगा की बात करें तो ये ओमेगा डैश हो जाएगा। तो यही हमें ओमेगा डैश पता करना था, 2/5 mr² और 2/5 mr², यहाँ अपान में n² बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा डैश इक्वल टू मिल जाएगा ये n² इंटू में ओमेगा, यानी आपका जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो इनिशियल वेलोसिटी का n² टाइम्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बस आपको ये समझना था कि यहाँ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैसे यूज हो गया, ठीक है ना। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या है कि 2 डिस्क हैव सेम मास सेम थिकनेस, ठीक है, their materials are of densities ρ1 and ρ2, the ratio of their moment of inertia about the central axis will be। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो चाहिए किसका, डिस्क का, और कह रहे हैं कि इसका मास सेम है ना, इसका मास सेम है और इसकी थिकनेस सेम है, ठीक है। मास अगर सेम है दोनों का तो m1 बराबर m2 लिख लीजिए, और मास को डेंसिटी में कन्वर्ट करिए, डेंसिटी इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपान वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले वाले केस में ρ1 डेंसिटी और वॉल्यूम v1, और दूसरे वाले में ρ2 और v2, ठीक है। तो ρ1 लिखिए। अब आप देखिए कि वॉल्यूम लिखने की अगर बात हो रही है और डिस्क की बात हो रही है, ये जो डिस्क है उसकी कुछ ना कुछ थिकनेस है, इसलिए यहाँ पर सेम थिकनेस बोल रहे हैं, तो थिकनेस दोनों की सेम है, ठीक है। तो अगर हम इसका वॉल्यूम का टर्म लिखेंगे तो वॉल्यूम का टर्म होता है एरिया इंटू में हाइट, और डिस्क जो है उसकी कुछ हाइट नेग्लिजिबल है लेकिन यहाँ कुछ थिकनेस बोल रहे हैं, मान लेते हैं उसकी थिकनेस टी है, ये जो है इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस है थोड़ी सी, तो इसका अगर हमें वॉल्यूम निकालना हो तो इसका हम
एरिया में इस थिकनेस को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे सिलेंडर का होता है, सिलेंडर में क्या होता है कि एरिया को हम इस थिकनेस से या इस हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एरिया इंटू में थिकनेस हो जाएगा T1, और इसी तरह से ये ρ2, और इसके बाद वॉल्यूम की जगह पर एरिया और थिकनेस को बोल देते हैं T2। और सवाल में दिया हुआ है कि थिकनेस और मास सेम था, तो मास को तो हमने इक्वल कर लिया, अब थिकनेस को इक्वल करके कैंसिल कर लेते हैं। तो यहां से हमें मिल जाएगा क्या, ρ1 इंटू एरिया, और प्लेट का एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर मतलब r1 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा ρ2, और ये हो जाएगा आपका पाई r2 स्क्वायर। ठीक है, पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, और r1 अपान r2 का होल स्क्वायर कितना मिलेगा, r1 अपान r2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ρ2 अपान ρ1, है ना। ये आपको एक रिलेशन मिल गया। लेकिन आपको करना क्या था, आपको दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सेंट्रल एक्सिस, मतलब क्या, सेंट्रल एक्सिस का मतलब ये वाला एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो लेना था दोनों डिस्क का। तो दोनों डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो आएगा I1 अपान I2, और आपको पता ही होता है डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला 1 अपान 2, और मास और जो भी रेडियस होगा उसका स्क्वायर, ये होता है। दूसरे वाले का भी हो जाएगा 1 अपान 2 मास m2, और यहाँ पर हो जाएगा r2 का स्क्वायर। मास सेम है, ये सवाल में बोला था, तो मास से मास कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, आएगा r1 अपान r2 का होल स्क्वायर। मतलब दोनों डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो रेशियो होगा वो r1 और r2 के रेशियो का स्क्वायर होगा, और r1 और r2 का जो रेशियो है ρ2 अपान ρ1 है, तो इसका मतलब सीधे यहां लिख लेंगे ρ2 अपान ρ1 इज द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क। तो ρ2 अपान ρ1, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में है कि टू बॉडीज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 एंड I2 ऐसे हैं कि I1 की वैल्यू ज्यादा है I2 से, लेकिन हैव इक्वल एंगुलर मोमेंटम। दोनों जो बॉडीज हैं उनका एंगुलर मोमेंटम समझ रहे, जे लीनियर मोमेंट का मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंट का मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम सेम है। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेशन इज E1 एंड E2, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सी इनइक्वालिटी लागू होगी, कौन सी एनर्जी ज्यादा होगी, कौन सी कम। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग है, जबकि जे की वैल्यू एंगुलर मोमेंटम सेम है, तो हम कह सकते हैं J1 इज इक्वल टू J2, और J इक्वल टू होता है I इंटू ओमेगा, ये सवाल में बोला गया था, और J इक्वल टू होता है I इंटू ओमेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू हो जाएगा I2 ओमेगा 2। ठीक है, अब यहां से आप चाहे तो I1 और I2 का रेशियो ले लीजिए, I1 अपान I2 इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा 2 अपान ओमेगा 1। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें एनर्जी का रेशियो चाहिए E1 अपान E2, तभी हम इसकी जो वैल्यू आएगी इक्वल टू 1 आ रही है, लेस देन 1 आ रही है, ग्रेटर देन 1 आ रही है, उससे हम इनके बीच का रिलेशन निकालेंगे। और रोटेशनल एनर्जी का फार्मूला होता है 1 अपान 2 I ओमेगा स्क्वायर, तो I1 ओमेगा 1 स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 1 अपान 2, और ये हो जाएगा I2 ओमेगा 2 स्क्वायर। ठीक है, यहां पर हम लोग एक काम कर सकते हैं कि I1 अपान I2 जो है, या तो एक काम करिए ओमेगा 1 यहां से आप निकाल लीजिए ना, ओमेगा 1 अपान ओमेगा 2, तो ओमेगा 1 अपान ओमेगा 2 इज इक्वल टू हो जाएगा I2 अपान I1। ये वाली वैल्यू को आप यहां यूज कर लीजिए। ठीक है, ये 2 था ओमेगा, तो ये पहले तो कैंसिल हो जाएगा, आपको यहां से मिलेगा I1 अपान I2, और ये ओमेगा 1 अपान ओमेगा 2 का जो होल स्क्वायर है वहां पर हो जाएगा I2 अपान I1 का होल स्क्वायर, यानी I2 स्क्वायर अपान में I1 स्क्वायर। ये कहां से आया, ये ओमेगा 1 अपान ओमेगा 2 का जो होल स्क्वायर है, यहां से स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और वही हमने यहां पर रख दिया। एक I2 से एक I2, एक I1 से एक I1 कैंसिल, आपको मिला क्या I2 अपान I1, यानी आपने लिखा E1 अपान E2 इज इक्वल टू I2 अपान I1, और दोनों यहाँ बीच में इक्वल हैं, और रिलेशन क्या है कि I1 की वैल्यू ज्यादा है I2 से। अगर I1 की वैल्यू I2 से ज्यादा है तो ये डिवाइड करने पर आएगा लेस देन 1, और यही सेम चीज इसके भी इक्वल है, इसका मतलब ये भी आएगा लेस देन 1, E1 अपान E2 भी आएगा लेस देन 1, क्योंकि जितना I2 अपान I1 है उतना ही E1 अपान E2 है, और I2 अपान I1 जो है वो लेस देन 1 आएगा, क्योंकि I1 ज्यादा है, ये अपान वाली वैल्यू ज्यादा है और ये कम है, तो छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो लेस देन 1 आएगा, और ये जो रेशियो है ये बिल्कुल इसके इक्वल है, तो हमने इसकी जगह पर इसको यूज कर लिया, E1 अपान E2 लेस देन 1, और यहां से आप इसको लिखेंगे E1 लेस देन E2, यानी E2 ज्यादा होगा, E1 कम होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए लास्ट क्वेश्चन, और इसमें क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस फ्रॉम ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 विदाउट अप्लाइंग एनी टॉर्क। कोई भी टॉर्क नहीं लगाया गया जबकि ओमेगा चेंज हो रहा है, कोई भी टॉर्क नहीं लगाया गया, टाउ 0 है जबकि ओमेगा चेंज हो रहा है, ध्यान रखना है। द रेशियो ऑफ द इनिशियल रेडियस ऑफ जाइरेशन टू द फाइनल रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ द बॉडी इज। अब आप बताइए, अगर कोई भी टॉर्क नहीं लगाया गया तो ऐसे में हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो यूज कर ही सकते हैं, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। क्यों ये आया फार्मूला यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर टाउ इज इक्वल टू 0, और आपने पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अगर टाउ 0 होता है तो J1 इक्वल टू J2 होता है, यानी कि I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2 होता है। इसी के ऊपर हमने कल 2 एग्जांपल बताए थे, वो एग्जांपल के ऊपर भी वो एग्जांपल ही सवाल बन के आता है, बट हमने उसको यहाँ पर नहीं लिखा क्योंकि थियरी में वो ऑलरेडी डिस्कस किया गया था।
कि कोई रोटेटिंग टेबल के ऊपर खड़ा हो और अपनी हाथ को फैला लेगा तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हाथ को मोड़ लेगा तो एंगुलर वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर ये बात पता है कि आई और ओमेगा का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट है, आई ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट यानी एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, इसका मतलब आई प्रोपोर्शनल टू 1 ओमेगा। हाथों को मोड़ेगा तो आई घटेगा और आई घटेगा तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बढ़ेगी, हाथों को फैलाएगा तो आई बढ़ेगा और आई बढ़ेगा तो ओमेगा घटेगा, ओमेगा घटने का मतलब एंगुलर वेलोसिटी घट गई, धीरे धीरे रोटेट होगा, है ना, ये बता चुके। फिर अगले सवाल में आते हैं, तो हमें रेडियस ऑफ जाइरेशन का रेशियो लेना है, रेडियस ऑफ जाइरेशन का, और किसी भी शेप की बॉडी के लिए आपको पता है आई इक्वल टू एम के स्क्वायर तो हमेशा लागू होता है, जहां पर के को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन, के को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ जाइरेशन, घूर्णन त्रिज्या। तो ये जो रेडियस ऑफ जाइरेशन है, अगर आपको इसका रेशियो निकालना है तो क्यों ना हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला इसी तरीके से लिखे, है ना। और दोनों सेम ही बॉडी का है, सिर्फ अलग अलग सिचुएशन में है। अगर सेम ही बॉडी है, सेम ही ऑब्जेक्ट है, मास तो सेम ही रहेगा। I1 के फार्मूले में हम लिखेंगे m1, लेकिन m लिख रहे हैं सिर्फ, और k की जगह पर लिख रहे हैं k1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 की जगह पर m2 और k2 स्क्वायर, m2 नहीं लिखेंगे क्योंकि बॉडी सेम है तो मास सेम रहेगा, और k की जगह पर k2 हो जाएगा क्योंकि अलग अलग सिचुएशन में रेडियस ऑफ जाइरेशन चेंज होगा, तभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हुआ था। मास से मास कैंसिल, और आपको मिलेगा k1 अपान k2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ओमेगा 2 अपान में ओमेगा 1, स्क्वायर रूट ले लीजिए तो आपको मिल जाएगा k1 अपान k2 इज इक्वल टू क्या, अंडर रूट ओमेगा 2 अपान ओमेगा 1, ठीक है। ये आ जाएगा रेडियस ऑफ जाइरेशन का रेशियो अंडर रूट ओमेगा 2 अपान ओमेगा 1, ऑप्शन नंबर ए कर जाएगा। चलिए, तो आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा, कहीं पर भी कमेंट करके बताइएगा, ग्रुप में, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, वीडियो, यूट्यूब वीडियो में, और कहीं पर भी, और क्या और इंप्रूवमेंट अगर आपको लगता है कुछ ऐसा तो आप वो भी बताइएगा, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे कल वाली क्लास में, ओके, थैंक यू।